गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 14 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। ज़्यादा फोकस हम लोग इंपोर्ट के ऊपर करने कंट्री से इंपोर्ट करता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो इंपोर्ट का ट्रेंड है वो कैसे चेंज हुआ है। वन रैंक वन पेंशन, ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी कर लिया है लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी एक यहाँ पे आर्टिकल आया है उत्तर प्रदेश से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। जो यूजली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं वो वैसा नहीं है, हल्का सा हटके है। और यहाँ से दो क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के मेंस के भी देखेंगे और कुछ PYQs भी यहाँ से जो है वो ऐड किए हुए हैं। उसके अलावा ये टॉपिक काफ़ी दिनों से घूम रहा था, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में कुछ डील हुई, अग्रीमेंट हुआ है और चाइना ने बेसिकली उस अग्रीमेंट को करवाया है। इसके बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट के अंदर पूरा पिक्चर चेंज हो सकता है फ्यूचर में। अमेरिका यहाँ पे क्यों कंसर्न है, इंडिया का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सुपर कंडक्टिविटी एक GS पेपर 3 से साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से थोड़ा सा टॉपिक आया है, बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, अभी न्यूज़ में क्यों है, क्या यहाँ पे रिसर्च वगैरह हुआ है। चाइना और इंडिया की GDP को थोड़ा कंपेयर किया गया है आज के एडिटोरियल में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा मुझे एडिटोरियल, बट ठीक है, हल्का फुल्का रिवीजन अपना हो जाएगा। कुछ एडिशनल आर्टिकल साथ के साथ ऐड किए गए हैं, हम इसको भी यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबको जैसे हमेशा बोलता हूँ मैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रेजेंस आप दिखा सकते हो। चलिए, तो एक तो सभी के लिए जो लोग सिनेमा पसंद करते हैं, मूवीज़ पसंद करते हैं, तो बड़ी अच्छी खबर है इंडिया के लिए भी ओवरऑल कि भाई इंडिया को 2 ऑस्कर मिले हैं, ठीक है। एक तो हमारी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट विस्पर्स, नेटफ्लिक्स पे है शायद, ये बहुत अच्छी है, देखना। मैंने जरूर लास्ट वीक इसको देखा था, बढ़िया है। जिसमें एक कपल होते हैं और वो हाथी के बच्चे पालते हैं, उनके बारे में है ये, ठीक है। और एक नाटू नाटू जो सॉन्ग आपने सबने सुना ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। RRR मूवी से है ये, तो भैया दुनिया पगला गई है इस सॉन्ग के पीछे, ठीक है। तो इसको मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, और जो एलिफेंट विस्पर्स है इसको मिली है डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड, ठीक है। UPSC वगैरह में ये सब नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप वन डे एग्जाम्स वगैरह देते हो तो डेफिनेटली इस तरह के हिसाब से पूछ लेता है। CJ रेफर्स पेटिशन ऑन द सेम सेक्स मैरिज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये टॉपिक हम लोगों ने कल भी किया था। तो अब यहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में जो है हो गया है पंगा। सरकार ये कहती है कि भाई देखिए ये पॉलिसी मैटर है, ठीक है, इसको पार्लियामेंट को करने दो, इसमें सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई रोल है नहीं। कोर्ट का कहना है कि देखो भाई मेरा रोल तो हमेशा रहेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। वो बात अलग है कि यस इट्स अ पॉलिसी मैटर, लेकिन हम भी अपने हिसाब से इस पे काम करेंगे। तो एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर ये केस भेज दिया गया है। अभी इसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन कल ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर किसी बच्चे ने वो कल मिस कर दिया है तो आप कल वाली वीडियो को जाके जरूर देखें, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया गया है, बहुत डिटेल्ड कंटेंट भी आपको मैंने प्रोवाइड करवाया था। इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट जो पर्सनल लॉज हैं उसके बारे में एक अच्छा कंटेंट मिला था, अब वो जाके देख सकते हो। आज इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, कल हो चुका है। आज का जो आर्टिकल है पहला वो ये है, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स। सिप्री ने एक रिपोर्ट कही है। सिप्री एक स्वीडन का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन बेस्ड है, और इसका किसी गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। ये इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं, बहुत ऑनेस्ट स्टडी करते हैं, और ये दुनिया भर में हर साल एक रिपोर्ट इशू करते हैं कि कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है आर्म्स वगैरह, वो सब ये एक्सपर्टीज है बेसिकली इनका। तो इनका ये कहना है, हालांकि 2013 से लेकर 2017 और 2018 से लेकर 2022 के बीच में इंडिया का टोटल आर्म इंपोर्ट है वो 11% कम हुआ है, उसके बावजूद भी इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है पिछले 5 साल से कॉन्टिन्यूसली। हालांकि अगर आप थोड़ा देखें और डिटेल में डेटा में जाएं, 1993 के बाद 2022 आ गया है, तब से लेके इंडिया टॉप 1 पे बना हुआ है, कभी कभी टॉप 2 पे चला जाता है, लेकिन मोस्टली टॉप 1 के अंदर बना हुआ है। जब से 1991 में इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई थी तो भाई हम लोगों ने आम इंपोर्ट करना शुरू किया। यार हमें दो दुश्मनों से डील करना पड़ता है जिनके साथ हमारा फुल फ्लेज वॉर हो चुका है,
है ना। एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ चाइना बैठा है, तो टेंशन तो है ही हम लोगों को। डोमेस्टिक हम लोग आर्म्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते नहीं हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है इंपोर्ट करना, तो वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे आपको हमेशा यहाँ पे सऊदी अरेबिया का नाम दिखेगा। चाइना में आपको यहाँ पे ज़्यादा नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि चाइना एक्सपोर्टर है। चाइना खुद डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा आर्म्स प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो इसलिए चाइना का नाम आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। उसके अलावा इन्होंने ये कहा, रशिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स इन इंडिया फ्रॉम 2013 टू 2022। अभी भी रशिया इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर बना हुआ है। हालांकि रशिया का जो परसेंटेज है वो थोड़ा डाउन हुआ है। पहले इट वाज 64%, नाउ इट इज 41%, 45%। फ्रांस जो है यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है। इससे पहले अमेरिका वाज द लार्जेस्ट सप्लायर, अब फ्रांस सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, फिर इजराइल वगैरह वो सब आते हैं। तो रशिया, फ्रांस और इजराइल, ये तीन इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। ठीक है, साउथ कोरिया से भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करते हैं। आपको जानने की हैरानी होगी शायद कि साउथ अफ्रीका से भी हम लोग काफ़ी आर्म्स को इंपोर्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका के हिसाब से देखा जाए तो हम उनके थर्ड लार्जेस्ट मार्केट हैं फॉर साउथ अफ्रीकन वेपन सिस्टम। ठीक है, रशिया 45% करता है, फ्रांस 29% करता है, और यूएसए जो है ओनली 11% आर्म्स जो है इंडिया को इंपोर्ट करता है। क्या इंडिया किसी को सप्लाई भी करता है? बिल्कुल करता है। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार का जो सबसे बड़ा जो आर्म सप्लायर है वो है रशिया, फिर है चाइना और तीसरे नंबर पे है इंडिया। म्यांमार को हम लोग भेजते हैं। इनका ये कहना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो 11% का डिक्रीज आया है इंडिया के इंपोर्ट में, वो क्यों आया है, इसके पीछे रीजन क्या है। कुछ रीजन उन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि भैया स्लो एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा है, पेपर वर्क की बात कर रहा है। इंडिया में आपको पता ही है, आप छोटा सा काम करवाने जाओ 50 पेज पेपर आपको भरने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है। डील होती है 2005 में और भैया उसकी सप्लाई होती है 2020 में। 15-15, 10-10 साल लग जाते हैं एक एक वेपन को प्रोक्योर करने में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरा रीजन उन्होंने यहाँ पे बताया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द आर्म सप्लायर। पहले तो हम लोग रशिया से साथ करते थे, यहाँ से फ़ोन कर देते थे, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर रशिया वाले भेज दे रहे थे। अब ये जो है फ्रांस भी आ गया है, इजराइल भी आ गया है, अमेरिका भी आ गया है, साउथ कोरिया भी आ गया है। तो अब डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। ठीक है, ये इन्होंने कुछ बताया। फिर थोड़ा सा इंडिया जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने पे भी फोकस कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत। कुछ एफडीआई को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, कुछ इंडियन जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो भी हल्का फुल्का अभी करना शुरू किया है 2-3%, तो वो भी एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है। रशिया की पोजीशन थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद। अभी हम लोग थोड़ा सा यूरोप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और इंडिया के ऊपर एक अननेसेसरी सा प्रेशर भी बना हुआ है यूरोप और अमेरिका का, तो थोड़ा सा इस वजह से भी हम लोग रशिया से पीछे हट रहे हैं। फ्रांस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में, पिछले 8-10 सालों में फ्रांस से हमारा इंपोर्ट लगभग 500% इंक्रीज हुआ है। आपको पता ही है कि 62 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करेंगे और 4 सबमरीन वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इसलिए फ्रांस ने यूएसए को डिस्प्लेस भी कर दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो। कुछ फैक्ट आप इंपॉर्टेंट से जो आपको लगते हैं याद कर सकते हो, क्योंकि सिपरी की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ऑथेंटिक मानी जाती है, तो एग्जाम वगैरह में कभी कभार मेंशन करने के काम आ जाता है ना। चलिए बच्चों, Supreme Court wraps Ministry of the Defense over the OROP arrears payment dues। OROP का मतलब है वन रैंक वन पेंशन। तो वन रैंक वन पेंशन के तहत बहुत सारे हमारे जो ऑफिसर्स थे, जो रिटायरीज थे, जो पेंशनर्स थे, उनको पैसा दिया जाना था, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिला नहीं है पैसा। ठीक है, तो वो बचा हुआ है पैसा। अब वो मामला चला गया कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने भैया डिफेंस मिनिस्ट्री को डांट लगाई है। कोर्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री से सीधा सीधा कहा है कि भाई ये जो अरियर्स हैं, ये जो पेमेंट ड्यू है, वो जल्दी से जल्दी पे करो। 4 लाख हमारे रिटायर्ड और डिफेंस पर्सनल ऐसे थे जो बेचारे अपनी पेंशन लेने से पहले ही मर गए, उनको पैसा मिला नहीं और उनकी डेथ हो गई। ये बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए भाई साहब, आप पैसा जब दोगे ना, जब बांटोगे, तो कम से कम जो विडोज हैं और जो सबसे ओल्डेस्ट रिटायरीज हैं, वो जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, आप कम से कम उनको प्रायोरिटी दीजिए। तो आप देर क्यों कर रहे हो, ये सवाल उन्होंने सरकार से पूछा। सरकार का ये कहना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अच्छा सरकार ने ये कहा
कि देखिए साहब, जो हमारे मिस्टर वेंकटरमणी जी हैं सरकार की तरफ से जो गए वहाँ पे कोर्ट में, उन्होंने कहा कि देखिए माय लॉर्ड, हमारे पास कोई मैजिक मैंड वैंड नहीं है, मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज वो घुमाया और सबको पेंशन दे दिया। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन कंसर्न्स होते हैं बहुत सारे जो पुराने रिटायरीज हैं उनका डेटा हमारे पास है नहीं यार। 20-20, 30-30, 50-50 साल पुराना डेटा कहाँ से लेके आएंगे। डिजिटाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इंफॉर्मेशन है नहीं अवेलेबल हमारे पास, पेपर वर्क बहुत सारा करना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा तो इसलिए समय लग रहा है, तो प्लीज हमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे दीजिए, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर का एक्सटेंशन दे दीजिए। कोर्ट ने कहा मैं आपका एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं दूंगा, फिलहाल दे सकता हूं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये कहा कि यार ये सब बहानेबाजी है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप इतने सारे इवेंट्स करवाते हो, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चलाते हो, रैलीज करवाते हो, तब तो आपके पास पैसा आ जाता है। जब इनको ऑफिसर्स को पैसा देने की बात आती है तो आप कहते हो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पैसा नहीं है, बहानेबाजी कर रहे हो। ये सब नहीं चलेगा। जल्दी से जल्दी मुझे 2 हफ्ते के अंदर दोबारा से जवाब चाहिए, और इस बार एक अच्छे से आंसर के साथ आना, ये उन्होंने कहा। वन रैंक वन पेंशन टॉपिक हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। वन रैंक वन पेंशन का मतलब ये होता है कि 2 ऑफिसर्स जो कि आर्मी में होते हैं, डिफेंस के अंदर होते हैं, अगर वो एक ही पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, और सेम पीरियड के लिए अगर वो अपनी जॉब करके रिटायर होते हैं, जैसे अब ये मान लीजिए कोई आदमी, कोई ऑफिसर, वो 1995 में रिटायर हुआ है कर्नल की पोस्ट से, ठीक है, ऐसे ही कोई आदमी 2006 में रिटायर हुआ है कर्नल की पोस्ट से, पोस्ट तो एक ही है, उनके जॉब का नेचर भी सेम है, तो इन दोनों को बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। ये मतलब होता है वन रैंक वन पेंशन, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो पेंशन दी जा रही है प्रेजेंट सिस्टम के हिसाब से, अब तो खैर ओआरआईपी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, बट ओआरआईपी से पहले क्या होता था, जो लास्ट सैलरी आपने उठाई थी, लास्ट सैलरी जब आप रिटायर हुए थे, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिल रहा था। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इस एक खैर ब्लर आएगा, बहुत अच्छे से साफ सुथरा तो नहीं आया हुआ है, बट स्टिल जैसे एक नॉर्मल सिपाही होता है, 1996 से पहले अगर आप रिटायर हुए हो तो आपकी पेंशन बनती है 3700 समथिंग, ठीक है। अगर आप 2006 के बाद रिटायर हुए उसी पोस्ट से, तो आपकी सैलरी होती है लगभग 7000। भैया 50% का फर्क है। यस, अगर आप सूबेदार मेजर की पोस्ट से रिटायर हुए हो 1996 से पहले, तो आपकी जो पेंशन होती है वो होती है लगभग 10,500, ठीक है। अगर आप 2006 के बाद रिटायर हुए हो, तब भी आपकी पोस्ट होती है लगभग जो 10,795 रुपए, ठीक है। ये सब आप अगर यहाँ पे देखिए, ये ओआरओपी के लगने के बाद शुरू हुआ है, ठीक है। ऑफिसर रैंक में ओआरओपी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था 2013-14 में, उसके बाद से ठीक ठाक चीजें काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनका पैसा उनको मिलना चाहिए था, मिला नहीं है। सरकार ने एग्री कर लिया है कि पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को दिया गया है, सबको नहीं दिया गया है। ये है वन रैंक वन पेंशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? ऐसा नहीं था। 1973 से पहले इंडिया में एक्चुअली में हम लोग वन रैंक वन पेंशन फॉलो कर रहे थे। 1973 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को हटा दिया, क्योंकि 1971 में आपको पता है कि भैया पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ था, है ना। देश की हालत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उस वजह से पैसे की कटौती करने के लिए वो सब हटा दिया था। तब से लेके अभी तक वो मुद्दा चल रहा है। फिर बाद में एक कोश्यारी कमेटी बनाई गई। कोश्यारी कमेटी कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई। 2011 में कोश्यारी कमेटी ने अपनी सबमिट की रिपोर्ट, और इन्होंने माना कि यस, वन रैंक वन पेंशन एक्चुअली में होना चाहिए। फिर बाद में जो है सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सबको पैसा नहीं मिला है अभी तक, लेकिन प्रिंसिपल तौर पे सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए वन रैंक वन पेंशन के बारे में। करंट अफेयर का टॉपिक है तो बहुत डिटेल में नहीं जा पाया हूँ मैं, क्योंकि पहले भी इसको हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, बट आपको मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा कि राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में बहुत अच्छी डिस्कशन दी गई है, आप वो जाके ज़रूर देख लें, या फिर कुछ और आपको अलग से सोर्सेज मिलते हैं, वो जाके देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन टेल्स इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट इट डज नॉट हैव पावर टू बैन कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज। ये मामला बेसिकली 2013-2014 का है,
जब किसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाला था, PIL डाला था, उन्होंने कहा था कि साहब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, देखिए रैलीज करने में दिक्कत नहीं है, आप रैली करिए, किसने मना किया है, लेकिन जो कास्ट बेस्ड रैली होती है, ठीक है, जाति के आधार पे जो रैलीज होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा सा हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि साहब ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैली होती हैं इनको मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी पावर है ही नहीं, खासकर जब नॉन इलेक्शन पीरियड होता है। देखिए इलेक्शन होता है तो अलग बात है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। नॉन इलेक्शन में मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास पावर ही नहीं है। उसके अलावा उस एप्लीकेशन के अंदर यह भी कहा गया था, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कास्ट बेस्ड रैली करती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, वंस अ पॉलिटिकल पार्टी इज रजिस्टर्ड देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ, कानून में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है फॉर द रिव्यू ऑफ द रजिस्ट्रेशन और द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑन एनी ग्राउंड। किसी भी कीमत पे, किसी भी ग्राउंड पे उसको डी रजिस्टर करने का प्रावधान कानून में है ही नहीं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी एक बार रजिस्टर हो जाती है तो। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कई तरह की पावर होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती हैं, एडवाइजरी पावर होती हैं और क्वासी जुडिशियल पावर होती हैं। ये जो है आपके लिए मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाला है, ठीक है। ये वैसे भी लक्ष्मीकांत वगैरह में सब कुछ आपको मिल ही जाता है, थोड़ा सा आप यहाँ से रिवीजन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से 2018 में और 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। इन द लाइट ऑफ द रिसेंट कंट्रोवर्सी, देखिए करंट अफेयर का टॉपिक है ये, उस समय का करंट अफेयर है, 2023 का नहीं है। इन द लाइट ऑफ द रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, what are the challenges before election commission of India to ensure the trustworthiness of the election of the India। कई सारे लोग इलेक्शन जो EVM मशीन है उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट को बना के रख सकती है इन द आइज ऑफ द पीपल सो दैट डेमोक्रेसी कैन बी प्रोटेक्टेड। सो दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम देयर। सेकंड क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017। इट सेज टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी in India, the Election Commission of India has proposed electoral reform in 2016. What are the suggested reforms and how far they are significant to make democracy successful? So it is actually talking about the electoral bonds and some other reforms also. ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है। यहाँ से जो है we have two questions from the MCQ section also, prelims के perspective से। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप आराम से पढ़ें। ये क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका हूँ, कुछ महीने पहले हम लोगों ने किया था ये क्वेश्चन, तो अगर आप उस समय अटेम्प्ट किया तो मत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार आ रहे हो तो अटेम्प्ट को इसको जरूर करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करें। पार्टिसिपेशन करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 2-4 मिनट 5 मिनट बचा के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ और आपने करना है नहीं। 2-4-5 मिनट बचा के कम से कम यहाँ पे आंसर दोगे, थोड़ा दिमाग में जाएगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, है ना, थोड़ा पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा, ज़रूर किया करें। चलो अब बढ़ते हैं भैया आज के टेक्स्ट सेक्शन में। ये जो आर्टिकल है काफ़ी समय से घूम रहा था मार्केट में, मैं इसको अवॉइड कर रहा था बट मैं आज सोचा कि इसको अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं इसलिए थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, एग्ज़ाम में एज सच तो सवाल नहीं आएगा क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ शेयर होल्डर हेयर एज मच, बट जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से और IR के पर्सपेक्टिव से कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा यहाँ से आते हैं। मिडल ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है, हमारे लिए हमेशा पूछ लेता है, रेड सी के बारे में पूछ लेगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं यहाँ पे उनके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, थोड़ा ये जो मेडिटेरेनियन ओशन के साथ साथ जो कंट्रीज ऐड होती हैं उसके बारे में पूछ लेगा, मुझे सिनाई पेनिनसुला के बारे में आपसे पूछ लेगा, स्वेज कनाल के बारे में आपसे पूछ लेगा, राइट। यहाँ पे जो कुछ जो स्ट्रेट्स होती हैं टर्की वाली वो आपसे पूछ लेगा, ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्री हैं, कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्री हैं, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा आपसे पूछता है, तो वो तो आपको वैसे आना ही चाहिए। इस आर्टिकल से उसका क्या थोड़ा लेना देना है वो आपको मैं बताता चलता हूँ। इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल स्टोरी, ठीक है, आर्टिकल में ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा।
तो ये आपसे किसी से ये बात छिपी नहीं है कि भैया यहाँ पे एक ईरान है, एक सऊदी अरेबिया है और एक है इधर करके इजराइल, और ये जितनी कंट्री है बीच में इराक आ गया, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, टर्की, ओमान, यूएई, यमन वगैरह वो सब करके आ गया है। ठीक है, आप थोड़ा सा सिनेरियो को समझिए, मामला क्या बनता है। मामला भैया ये बनता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया का 36 का आंकड़ा है। क्या ये हमेशा से था? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। 1979 में जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और वहाँ के मोनार्क को डीथ्रोन करके अयतुल्ला जी अभी भी जो है वहाँ पे, वो जब लीडर बन गए थे, तब से सिनेरियो शुरू हुआ था। तब से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो हो गया था 36 का आंकड़ा। हालांकि इससे पहले से है, ऐसी बात नहीं है कि 79 से ही हुआ था। मतलब यार एक देखिए, ऐसी बात है ना कि एक तीर के अंदर, एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती, ये कुछ कुछ वैसा है। ठीक है, रिलीजन तो यहाँ पे इन्वॉल्व है ही। ईरान जो है वो एक शिया डोमिनेटिंग कंट्री है, सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी डोमिनेटिंग कंट्री है। रिलीजन तो एक रोल है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटी, क्योंकि दोनों कंट्री मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाहती हैं, दोनों अपने आप को जो है भैया रीजनल लीडर मानती हैं। तो वही बात है, एक मयान में दो तलवारें वाली बात हो गई यहाँ पे। अब उससे ये हुआ, उस डोमिनेंस के चक्कर में दोनों कंट्री जो है अपने अपने पार्टनर ढूंढ रही हैं। सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा पार्टनर तो यूएसए ही है। ईरान के पार्टनर में आप जो है यहाँ पे जो है रशिया का नाम ले सकते हो, रिसेंट टाइम में जो है आप चाइना का नाम भी ले सकते हो। हालांकि चाइना खुल के ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, बट यस, ईरान से बहुत सारा जो ऑयल है वो चाइना को जाता है। यस, तो इकोनॉमी तो इन्वॉल्व खैर यहाँ पे है ही। और यहाँ पे फिर आपको पता ही है, इसराइल भी आ गया। इसराइल और यूएसए जो है बहुत खासम खास मित्र हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया और इसराइल आपस में खासम खास मित्र बिल्कुल भी नहीं है, उनकी आपस में बनती नहीं है। तो यूएसए हमेशा से चाहता था कि सऊदी अरेबिया और इसराइल में आपस में अग्रीमेंट हो, पीस अग्रीमेंट हो, और ये दोनों मिलकर फिर ईरान के ऊपर प्रेशर बनाएं, क्योंकि इधर से यूएसए और ईरान की भी आपस में 36 का आंकड़ा है, नो वेरी वेल, है ना, उसको कोई बात छिपी नहीं है आपसे, वो बात है सब कुछ। अब ये जो है पूरा सिनेरियो वहाँ पे चल रहा था, ठीक है, बहुत समय से चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ चेंजेस हो गए सऊदी अरेबिया और अमेरिका की दोस्ती में। देखिए भैया, दोस्ती तब तक रहती है जब तक पैसा इन्वॉल्व होता है, पैसा रहा ना पास में, दोस्ती गई भाड़ में। तो यूएसए और सऊदी अरेबिया, क्योंकि यूएसए वाज डिपेंडिंग अपॉन द सऊदी अरेबियन ऑयल, इनके दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो चुके हैं कई बार कि मैं तुमसे ऑयल खरीदूंगा और तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, ठीक है, और भैया तुम जो है मेरे सोर्सेज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखो। बट यूएसए के अंदर क्या हुआ, यूएसए हैज बिकम नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो ये अमेरिका को अभी ज़्यादातर सऊदी अरेबिया के ऑयल की रिक्वायरमेंट है नहीं, वैसे भी आजकल क्लीन एनर्जी की बातें हो रही हैं, सोलर विंड की बातें हो रही हैं। तो जब यूएसए को सऊदी अरेबिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रही, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया, यूएसए ने सऊदी अरेबिया के साथ। 2000 खासकर 2018 के बाद दोनों के बीच में थोड़ा सा इशू यहाँ पे क्रिएट होने शुरू हो गए, राइट। उसके अलावा एक यहाँ पे एंगल बनता है यमन वाला, ठीक है। यमन में की जो गवर्नमेंट है और उनके, और एक वहाँ पे हूथी रेबल्स हैं, उनके बीच में चल रहा है झगड़ा। हूथी रेबल्स को सपोर्ट करता है ईरान और वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। हूथी क्योंकि शियाज हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सुन्नी है, तो सऊदी अरेबिया और ईरान जो है एक वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर भी लड़ते हैं, तो वहाँ से उनका अलग से इशू चल रहा है। तो ये प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना गुड़गोबर हो गया सब आपस में, समझ में नहीं आता कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो सब मामला यहाँ पे बन रहा है। एक छोटा सा एंगल यहाँ पे कतर वाला भी है। सऊदी अरेबिया और यूएई, इन दोनों का कतर से 36 का आंकड़ा है। इन्होंने क्या किया था, कतर को ब्लॉकेज कर दिया था, लेकिन अब इन्होंने वो ब्लॉकेज को हटा दिया है। तो बात यह है कि इतिहास बहुत पुराना है इन सारे झगड़ों का। प्रेजेंट में रियलिटी ये है कि यूएसए और सऊदी अरेबिया के रिलेशन हो गए हैं थोड़े से खराब, थोड़े खराब बोल रहा हूँ, ज़्यादा खराब नहीं बोल रहा हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इजराइल और यूएसए के रिलेशन तो खैर बढ़िया है ही। सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से यूएसए के ऊपर डिपेंड करता है। आज तक हम सऊदी अरेबिया ने जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह लिए हैं मोस्टली यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो भैया यूएसए, सऊदी अरेबिया यूएसए के बिना तो सर्वाइव नहीं कर सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक तो ठीक है, झगड़े वगड़े दोस्तों मित्रों में होते रहते हैं, टाइम की रियलिटी की बात है, वो सब होता रहता है। बट अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है सिनेरियो, चाइना अपनी सेफ्टी ढूंढ रहा है भाई।
देखो चाइना को यहाँ पे कई चीज़ें करनी है। एक तो चाइना को अपनी एनर्जी सिक्योर करनी है, क्योंकि चाइना भी इंडिया की तरह ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। दूसरा, चाइना अपने आप को एज अ वर्ल्ड लीडर दिखाना चाहता है, तो एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है चाइना। तो उसने क्या किया, सऊदी अरेबिया और ईरान, क्योंकि दोनों से बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर जो है वो चाइना है, तो इन्होंने दोनों की दोस्ती करवाने की कोशिश की। अभी मैं सिर्फ बोलूँगा कोशिश की है और कोशिश चल रही है। हो सकता है दोनों में कुछ अग्रीमेंट हो जाए, लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ और हो जाता है, तो यू वी नेवर नो। बट फिलहाल चाइना करने की कोशिश कर रहा है, और यस, दोनों देशों के मिनिस्टर्स ने भी यहाँ पे कुछ सिग्नल दिया है कि उनके बीच में अग्रीमेंट हो सकता है। अब एक तो यहाँ पे चाइना की इज्जत दांव पे लगी है, अगर ये अग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। अगर अग्रीमेंट हो गया तो फ्यूचर में क्या होगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहने वाली हैं। ईरान का यहाँ पे बहुत बेनिफिट है। एक तो ईरान की करेंसी लगातार डाउन जा रही है, उसके बाद सैंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया से थोड़ा हेल्प मिलेगा उसको इधर से करके, क्योंकि उसको बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो सऊदी अरेबिया को टैकल करने में चले जाते हैं, है ना। सऊदी अरेबिया को भी हेल्प मिलेगा ऑफ कोर्स यहाँ पे, क्योंकि वो यूएसए के बाद जो है नए नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है, तो हो सकता है चाइना कैन बिकम अ न्यू पार्टनर फॉर सऊदी अरेबिया इन लॉन्ग टर्म, राइट। तो वो सब कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है। बाकी ये कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स है भाई, इसके लिए तो जो है 10 दिन भी कम पड़ेंगे समझाने के लिए। मैंने आपको तो जितना मुझे आता था हल्का फुल्का आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ये सब कहानी आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है। एग्जाम वगैरह में कोई नहीं पूछता ये। एग्जाम में यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली मैप बेस्ड आते हैं, थोड़ा मैप का ध्यान रखना आपने, ठीक है। चलिए, ये जितना मैंने आपको बताया ना सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो भी चलेगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाउ अ पेपर ऑन द रूम टेम्परेचर, हाउ अ पेपर ऑन द रूम टेम्परेचर, इसको मैं रेड कलर से ले लेता हूं, इन द क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी। देखिए ये जो पेपर है वो किसके बारे में है भैया, वो पेपर है आपका सेमीकंडक्टर के, सुपर कंडक्टर के बारे में, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, रे भैया कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ इधर, हाँ ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर माने जिससे बिजली पास होती है। अब हमारी बेसिकली जो वायर्स होती हैं, ठीक है, वायर की मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे कंडक्टर्स होते हैं। जब वायर में से बिजली पास होती है तो उसका बहुत सारा लॉस हो जाता है, ठीक है, हीट के रूप में, मैग्नेटिक पावर के रूप में। जब ट्रांसमिशन होता है वायर में से तो हीट लॉस होता है, या फिर आगे समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, क्योंकि उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आपने स्कूल में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस V = IR। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वायर का या कंडक्टर का, उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रिसिटी पावर लॉस होता है। बड़े समय से साइंटिस्ट लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो कि सुपर कंडक्टर हो, ऐसा मटेरियल तैयार करना चाहते थे जो सुपर कंडक्टर हो, जिसके अंदर लॉस जीरो हो। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फिर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये पाया कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर अगर रिड्यूस करते हो तो रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होता है। तो जितना टेम्परेचर कम करोगे कम करोगे कम करोगे कम करोगे, उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है जी। और एब्सोल्यूट जीरो पे जाके, मतलब -273 पे जाके जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है, और उस समय अपना कंडक्टर एज अ सुपर कंडक्टर काम करता है, 0% पावर लॉस होता है। अब ये -273 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर पे और बहुत कम टेम्परेचर पे कंडक्टर कैन एक्ट लाइक अ सुपर कंडक्टर। ये जो पूरा थ्योरी है 1911 में जो है हींक किम्बरलिंग ओन्स ने दिया था, इनिशियली डच फिजिसिस्ट, ठीक है, वो सब हुआ था। बहुत सारे मटेरियल्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मर्करी सुपर कंडक्टर्स, नोबियम टिन, लेंथियम बेरियम, ठीक है, यंत्रिक बेरियम, इनका मिक्स मसाला करके जो है वो कुछ ऐसा बना देते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। MRI जो डिवाइसेस होती हैं मेडिकल फील्ड में यूज़ होती हैं, मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कंप्यूटर वगैरह। हाई परफॉर्मेंस जो स्मार्ट ग्रिड होते हैं फ्यूचर में यहाँ पे यूज़ हो सकता है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांजिशन में इसका यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह में
आजकल जो हम लोग मैगलेव ट्रेन की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक, आजकल वो जापान वाले वो ट्रेन बना रहे हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेंगी भाई, जो प्लेटफॉर्म से ऊपर चलेंगी, उड़ के चलेंगी हवा में, हल्का सा 1-2 सेंटीमीटर ऊपर होंगी, जिसे मैगलेव ट्रेन कहते हैं। तो वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ हो सकता है। बहुत सारी एप्लीकेशन है सेमी कंडक्टिविटी की। ये तो नॉर्मल सी स्टैटिक पोर्शन हो गया। आर्टिकल क्या कहता है? ये एक जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है रांगा डियास। वैसे तो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, लेकिन अमेरिका में इन्होंने पीएचडी वगैरह वो सब अपना किया है, तो वहीं पे पढ़ाते भी हैं रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में। थोड़े से कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, बट यस, अभी इन्होंने क्या किया है, एक अपना जुगाड़ वगैरह लगा के, अपनी रिसर्च वगैरह करके एक ऐसा सुपर कंडक्टर बनाया है जो कि रूम टेम्परेचर पे -150 -200 पे नहीं भाई, रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी करता है, और प्रेशर भी बहुत कम, ओनली 1000 मिली बार। इतना प्रेशर क्रिएट करना बहुत आसान है। तो ऐसा सुपर कंडक्टर बनाया है। क्या है वो सुपर कंडक्टर? इन्होंने क्या किया, इसे बोलते हैं ल्यूटेटियम हाइड्राइड, जो इन्होंने कंडक्टर बनाया है, ल्यूटेटियम हाइड्राइड। ठीक है, ल्यूटेटियम हाइड्राइड इन्होंने बनाया कैसे, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका नाम आप याद रख लोगे, वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे मेटल्स को ट्राई किया, हम लोगों ने एल्यूमिनियम को ट्राई किया, हम लोगों ने आयरन को ट्राई किया, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया। बाद में जाके जो है कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि जो हाइड्रोजन मटेरियल होता है, जिसके साथ हाइड्रोजन मिक्स होता है, उसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। 2019 में कुछ जर्मन के साइंटिस्ट ने जो है एक रिसर्च किया, उन्होंने ये पाया कि जो लैंथेनियम हाइड्राइड होता है, ये सुपर कंप्यूटर बन सकता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तो बड़ा आसान है, बट प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए, कम से कम 1 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। अब इतना प्रेशर तो आपको सिर्फ सेंटर ऑफ अर्थ में मिल सकता है। तो जर्मन वालों का एक्सपेरिमेंट वो फेल हो गया। तब आए मिस्टर रांगा। मिस्टर रांगा ने कहा कि तुम सब बच्चे हो, मुझे एक्सपेरिमेंट करने दो। इन्होंने एक नया मटेरियल बनाया जिसका नाम है ल्यूटेनियम हाइड्राइड। ठीक है, ल्यूटेनियम हाइड्राइड, कुछ नाइट्रोजन वगैरह मिक्स करके जो इन्होंने वो बना दिया। इनका यह कहना है कि ये जो मटेरियल है भाई, वो सुपर कंडक्टिविटी कर सकता है रूम टेम्परेचर पे, एंड ओनली 1000 मिली बार का आपको प्रेशर चाहिए। अब भैया दुनिया हिल गई। इन्होंने अपना जो रिसर्च है वो नेचर मैगजीन के अंदर पब्लिश करवाया। अब हिलना तो था ही, ऑफ कोर्स, इतने सालों की जो रिसर्च कह रही थी उसको बिल्कुल इन्होंने चैलेंज ही कर दिया। अब इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि मिस्टर डियास की ये जो एक्सपेरिमेंट है, या जो इन्होंने ये डिस्कवरी की है, ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है, इन्होंने जो मेथड यूज़ किया है वो सही नहीं है। पहली बात तो ये, क्यों सही नहीं है, कैसे सही नहीं है, वो अभी हमारी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। पहली बात तो मिस्टर डियास काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है पहले से ही। इन्होंने पहले भी कई सारी ऐसी डिस्कवरीज की हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, और इसके ऊपर भी खड़ा हुआ। ठीक है, एक तो वो बड़ी बात है, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा है, बट यस, कुछ ना कुछ तो किया है। अभी डेफिनेटली फ्यूचर में इस साइड में और डिस्कवरीज यहाँ पे होने वाली हैं, और अगर बाई चांस ये जो इनकी डिस्कवरी है वो सही पाई गई, तो इट कैन एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कम्प्लीटली। अब वो देखना रहेगा क्या यहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा अगर आपको हल्का सा डिटेल में जाना है तो जाके थोड़ा इसको और आप पढ़ सकते हो। कहानी मैंने जो आपको बताई है पूरी वही है। ठीक है जी, चलिए, अपना जो आज का छोटा सा एडिटोरियल आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही है। अ रेजिलिएंट इंडिया बट ग्रोथ पैंग्स फॉर चाइना। भाई, चाइना और इंडिया को वैसे तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इकोनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी इकोनॉमी भैया 11, 12, 15 ट्रिलियन डॉलर पे है, हमारी ओनली 3, $3.5 ट्रिलियन डॉलर पे है, तो आप कंपेयर तो कर नहीं सकते। बट प्रेजेंट सिनेरियो कंपेयर डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर ओवरऑल इकोनॉमी को नहीं करेंगे तो। पिछले 40-50 सालों में चाइना की जो कम से कम 30-35 साल तो हो ही गए हैं, चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 10% से प्लस ही रही है लगभग। इंडिया की जो है अभी थोड़ा सा पेस पकड़ना शुरू होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। बट इनका यह कहना है कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में
जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी ग्रोथ इंक्लूडिंग चाइना वो थोड़ी डाउन जा रही है, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो थोड़ा रिजिलियंट यहाँ पे नज़र आ रही है। उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जितना दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर पड़ रहा है। चाइना की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो 2023 में 5% तक मानी गई है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो 6.1% है। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, ओनली 1.1% का डिफरेंस है। बट इनका यह कहना है कि अगर लंबे समय तक यही चलता रहा तो थोड़ा गैप कम हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। कोविड का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बंद करके रखा कोविड की वजह से, फिर अभी बाद में उन्होंने खोला है। इंडिया को जो यहाँ पे एक बेनिफिट मिल रहा है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। यंग लोग हैं, ज़्यादा लेबर मार्केट बड़ी है, यंग लोग होंगे तो भैया कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, कंजप्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो एक इन्होंने ये कहा है कि इंडिया को यंग होने का बेनिफिट यहाँ पे डेफिनेटली मिल रहा है, राइट। जबकि चाइना की अगर आप बात करें, चाइना ने अभी अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो डिमांड है डोमेस्टिक, बहुत कम पेस से इंक्रीज हो रही है कंजप्शन। वहीं क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, यूरोप में अमेरिका में डिमांड कम है, तो जिस एक्सटर्नल डिमांड कम होने की वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। क्योंकि एक्सपोर्ट पर्पस के लिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसीलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है कंपैरेटिवली। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन स्टिल बढ़ रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो चाइना की जो सरकार है वो प्राइवेट बिजनेस के खिलाफ थोड़ी सी टाइट पॉलिसी उन्होंने वहाँ पे अपना ली है। क्योंकि जब से चाइना में प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है तब से चाइना में इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है। अमीर बहुत अमीर हो गए हैं, गरीब काफ़ी गरीब रह गए हैं। तो चाइना की सरकार ने थोड़ा सा वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क लेते हुए उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सोशलिज्म की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ चाइना थोड़ा सा ग्रीन इकोनॉमी की तरफ भी फोकस कर रहा है, फूड सिक्योरिटी की तरफ फोकस कर रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाइना में थोड़ा सा कम हुआ है। एक तो इन्होंने ये बात यहाँ पे बोली है। चाइना का ये कहना है कि अभी मैं क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि एक मेजर बैलेंस मेरा हो चुका है ना। पैसा उनके पास अच्छा खासा आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया होती है, ये R&D वगैरह वो सब कुछ कर रहे हैं। तो चाइना का ये कहना है अभी मेरे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ मैटर करती है। ठीक है, ज़्यादा स्किल प्रोवाइड कराऊंगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराऊंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा चाइना का कहना है। खैर, जॉब क्रिएशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका यूरोप के बीच में चाइना के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो चाइना में आने की बजाय अभी इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। इधर उधर का मतलब क्या है? क्या वो इंडिया में शिफ्ट हो रहा है? यस। क्या वो सिर्फ इंडिया में ही शिफ्ट हो रहा है? नहीं। उसका बेनिफिट इंडिया को मिल तो रहा है बट उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिलीपींस, वियतनाम, यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है चाइना से निकल के। क्योंकि अगर आप देखें वियतनाम और फिलीपींस को की जो मार्केट है वो इंडिया के कंपैरिजन में बेटर है। वाई? बिकॉज वहाँ पे आज भी जो वेज हैं वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लेबर कॉस्ट। तो इसलिए मोस्टली कंपनीज वहाँ पे जा रही हैं। कुछ कंपनी जो है यस वो इंडिया की तरफ भी आ रही हैं, जिसकी वजह से जॉब क्रिएट हो रही हैं। चाइना का ये कहना है कि उनका अपना जो है जॉब टारगेट उन्होंने रखा है कि 1 मिलियन जॉब्स वगैरह वो प्रोवाइड कराएंगे। इंडिया का भी कहना है कि भैया हम लोग भी जो है 12 बिलियन जॉब्स, मिलियन जॉब्स है जो प्रोवाइड करवाएंगे। बट कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो बात अलग है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जॉब क्रिएशन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो इंडिया को भी अगर आप यहाँ पे जॉब क्रिएशन चाहिए तो भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आपको जो है करना ही पड़ेगा। चाइना का जो जॉब टारगेट है नेक्स्ट ईयर का वो 12 मिलियन है। इंडिया का जो जॉब टारगेट है वो 13 मिलियन है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन भी ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा है थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर खासकर यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह से वो चाइना को छोड़ के जो है इधर उधर जा रहे हैं। उसका क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा। जैसे इंडिया आत्मनिर्भरता की बात करता है वैसे चाइना भी जो है सेल्फ रिलायंस जैसे और आत्मनिर्भरता की बात करता है। इसलिए चाइना भी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सब चाइना के अंदर वो डेफिनेटली चल ही रहा है। सस्टेनेबल ग्रोथ, क्रिएटिंग मोर जॉब्स, वो सब यहाँ पे हो रहा है। चाइना इज कन्फ्रंटेड विद मोर कॉम्पिटिशन देन बिफोर। पहले चाइना का कोई खास कंपटीशन था नहीं मार्केट में। अभी उधर से वियतनाम आ गया, उधर से फिलीपींस आ गया, इधर से इंडिया आ गया, उधर से इंडोनेशिया आ गया। अभी कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में। तो इसकी वजह से चाइना तो है डोमेस्टिकली अपनी मार्केट को बेटर करना चाहता है।
रादर देन रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये कुछ चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पे बोली हुई हैं। बाकी वाइल इंडिया एंड चाइना मे नॉट बी टू डिफरेंट इन द साइज एंड पॉपुलेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स डिफर सब्सटेंशियली। इनका ये कहना है कि आने वाले समय में अगर हम देखेंगे कि चाइना की इकोनॉमी जो है इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस वो नहीं करने वाले हैं, अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप ये चीज़ देखें, जब मतलब यार ये वही बात है ना, आप जैसे यूसैन बोल्ट का एग्जांपल ले लीजिए। उसैन बोल्ट जो है 9.69 सेकंड में जो है वो दौड़ता है 100 मीटर। यस, अब आप ये नहीं कहोगे ये सर वो 9 सेकंड में क्यों नहीं दौड़ सकता, वो 7 सेकंड में क्यों नहीं दौड़ सकता। ठीक है, क्योंकि एक मैक्सिमम लिमिट में आने के बाद आपके ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत बहुत कम। लेकिन 15 सेकंड से 13 सेकंड पे आना, 13 से 11 सेकंड पे आना, 11 से 9 सेकंड पे आना फास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आप नीचे से ग्रो कर रहे हो। एक बार आप जब मैक्सिमम लिमिट आ जाती है उसके बाद ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चाइना की ये जो लिमिट है यूसैन बोल्ट वाली, वो लगभग आ चुकी है। तो अभी अगर चाइना 2-3%, 3-4% भी ग्रो करता है तो उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन इंडिया अभी इस फेज में है, तो इंडिया को अभी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर यहाँ तक आना है, अगर आप जैसे यूरोपियन कंट्री को देखिए, अगर आप जापान को देखिए, उनकी जीडीपी ग्रोथ कितनी होती है, हार्डली 1%, कभी कभी 0%, कभी कभी 1.5%, इतनी ही होती है उनकी ग्रोथ, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक जा चुके हैं। उनके लिए इतना सफिशिएंट है, वहां पे जाकर उनको सिर्फ मेंटेन करना है, ग्रो नहीं करना है। समझ रहे हो आप, जैसे सक्सेस मिलती है, सक्सेस को मेंटेन करना है अभी उनको, है ना। ऊपर तो जाने को कुछ बचा नहीं है, ऑलरेडी मैक्सिमम पॉइंट तक जा चुके हैं। तो ये है बात भैया, कुल मिला के चाइना इज नाउ गोइंग टू फोकस मोर ऑन द क्वालिटी ग्रोथ which is sustainable growth, green economy. India is going to focus more on the quantitative growth rather than qualitative growth. China is focusing more on the qualitative growth. तो ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने यहाँ पे बताया है, आप इसको पढ़ सकते हो। एक दो एडिशनल आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहो तो इनको भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।